और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आज की है वो है संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र का आज अगला हफ्ता शुरू हो गया है। सोमवार का दिन है और संसद में आज पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा। इस बिल का नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। इस बिल के जरिए 2024 में बने कानून में बदलाव किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी। इस बिल का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की रात 2.5 मिनट का वीडियो मैसेज जारी करके किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। इसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। इधर परीक्षा सुधार की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी ने इस बारे में आईटी एक्सपर्ट और डिजिटल क्रांति के सूत्रधार नंदन नीलेकणी पर भरोसा जताया है। उनके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। पीएम मोदी को नंदन नीलेकणी पर भरोसा आखिर क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि बड़ी डिजिटल परियोजनाओं का अनुभव नंदन नीलेकणी को है। उन्होंने आधार जैसी बड़ी परियोजना का नेतृत्व किया है। साथ ही आपको बता दें, एक तकनीकी विशेषज्ञ है नंदन नीलेकणी। आईटी और डिजिटल सिस्टम की अच्छी पकड़ और समझ रखते हैं। साथ ही काम पर फोकस इनकी बड़ी क्वालिटी है, तो लिहाजा उन्हें राजनीति से अधिक तकनीक और समाधान देने वाले विशेषज्ञ के तौर पर देखा जाता है। डिजिटल भारत में योगदान, अगर इसको भी समझें तो आधार जैसी व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाने में मदद की है। सरकार की सलाहकार भूमिका पर भी अगर हम नजर डालते हैं तो डिजिटल तकनीक से जुड़े कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार समय समय पर उनकी विशेषज्ञता का लाभ लेती रही है। और अब ये एक और मौका है जब नंदन नीलेकणी की सेवाओं का लाभ अब भारत सरकार लेते हुए नजर आएगी। तो अगर टास्क फोर्स के सदस्य के बारे में आपको बताया तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये सभी नाम और चेहरे देख पा रहे हैं। अनीता करवाल जो कि पूर्व शिक्षा सचिव रह चुकी हैं, अमृतलाल मीणा जो लॉजिस्टिक्स एवं प्रशासन विशेषज्ञ रहे हैं, ये सभी टास्क फोर्स का हिस्सा है। इसके साथ अगर डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करें, पूर्व इसरो अध्यक्ष, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका और IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा इस पूरे टास्क फोर्स के सदस्य जो हैं उस समय शामिल है। ये एक पूरी टीम बन करके तैयार है। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण इस हफ्ते को माना जा रहा है, क्योंकि पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो लगातार पूरा हफ्ता गतिरोध और व्यवधान के चलते संसद की कार्यवाही दोनों ही सदनों में चल नहीं पाई। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर लीक रोकथाम से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश किया जा सकता है। क्या बड़े कानूनी प्रावधान है इसमें और सजा का किस तरीके से कठोर कहा जा रहा था, कठोर सजा इसमें रखी गई है? हाँ, देखिए भावना, ये जो विधेयक है ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने को पेपर लीक से जो है वो एसोसिएट किया, छात्रों की जो भावनाएं थी उसको समझते हुए उन्होंने एक तो पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया, जो आपने देखा कि नंदन नीलेकणी जो आधार बनाने वाली जो कंपनी थी UIAD, उसके वो चेयरपर्सन रह चुके हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त बहुत ही इस काम को उन्होंने मजबूती के साथ देश के सामने रखा। और इसके अलावा इस विधेयक के ज़रिए कहीं ना कहीं टास्क फोर्स के गठन का रास्ता भी साफ होगा, जिसमें 2 महीने के भीतर किसी भी पेपर लीक की घटना अगर होती है तो 2 महीने के भीतर इस मामले का निष्पादन किया जाना है। कठोरतम सज़ा की बात करें तो 5 साल से 10 साल की सज़ा जो है वो आरोपियों को मुकर्रर की जा सकती है। और संगठित जो अपराध होते हैं, संगठित अपराध के लिए 7 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान वाला यह विधेयक निश्चित तौर पर देश की परीक्षा व्यवस्था को
दुरुस्त करने में मील का पत्थर साबित होगा और भारत सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए कृत संकल्पित दिखाई पड़ रही है। डीओपीटी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को लेकर लोकसभा में आएंगे, इसे पेश करेंगे और एनडीए ने पूरी तैयारी की है अपने युवा ब्रिगेड को इसमें शामिल करने का। जो यूथ सांसद हैं वो अपनी बात रखेंगे पूरी मजबूती के साथ, सरकार का पक्ष रखेंगे, जिसमें जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या जैसे जो युवा तुर्क सांसद हैं उनको इस विधेयक पर बोलने का अवसर मिलेगा। और उसके अलावा अगर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अरुण भारती बोल सकते हैं और इसके अलावा जो टीएमसी के बागी सांसद हैं सयानी घोष का नाम भी इस विधेयक पर बोलने वाली जो सूची है उसमें उनका नाम भी आ रहा है। आधिकारिक रूप से जो सूची है उसकी जानकारी जब मिलेगी तो मैं आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा। बहरहाल युवा जो ब्रिगेड है उसको सामने लाकर एनडीए के तमाम सांसद इस विधेयक पर बातचीत करेंगे। 8 से 10 घंटे तक इस पर मैराथन चर्चा होगी और निश्चित तौर पर जब वहां पर मंथन होगा तो कुछ न कुछ अमृत निकलेगा और देश की जनता को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। तमाम तरह की जो आशंकाएं छात्रों के द्वारा व्यक्त की गई, जंतर मंतर सड़क से लेकर संसद तक तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, उसका कहीं न कहीं इस विधेयक के आने से जो पटाक्षेप है वो हो जाएगा। राजेश, हम देख रहे हैं कि एनडीए की पूरी तैयारी है, सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है जिस पर पूरे देश की निगाहें भी आज रहने वाली है। लेकिन ऐसे में अगर हम विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष का किस तरह का चेहरा आज सदन में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर विपक्ष अपनी पुरानी हठधर्मिता वाली रवैये पर अगर कायम रहा तो फिर गतिरोध करने की कोशिश हो सकती है। राहुल गांधी उस दिन शाम में जब 6 बजे जब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा हुआ, उसके बाद शाम में जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री से माफ़ीनामे की मांग जो है वो शुरू कर दी। तो अगर विपक्ष अपने बात पर कायम नहीं रहा और अपने वायदे से अगर मुकरता है और नए मुद्दों की तलाश होती है तो फिर गतिरोध पैदा करने की कोशिश सदन के अंदर की जा सकती है, जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों वाले सबसे बड़े देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जो यह विधेयक आ रहा है उस दिशा में यह कदम बिल्कुल कतई उचित नहीं होगा। क्योंकि विपक्ष के जो डिमांड्स थे और जो कॉकरोच जनता पार्टी के डिमांड्स थे, छात्रों के जो डिमांड्स थे, सोनम वांगचुक के जो डिमांड्स थे, उन तमाम मांगों को भारत सरकार ने पूरा कर दिया है। ऐसे में इस विधेयक को जो लोकहित से, जनहित से और छात्र हित से जुड़ा हुआ यह विधेयक है, इस पर अगर विपक्ष अवरोध पैदा करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकसभा में जब ये विधेयक आएगा तो विपक्ष का रुख सकारात्मक नजर आना चाहिए और इस विधेयक को पारित कराने में उन्हें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। भारत सरकार पहले भी कहती रही है कि बिल्कुल इस राजेश, पेपर लीक के मामले में चर्चा हो। यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन हुआ पिछले हफ्ते और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छात्रों के समक्ष आए और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने उनसे संवाद करने की कोशिश की। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब वे आए तब तक बताया कि किस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है। उसमें जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आया तो उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स की बात करी। उसमें नंदन नीलेकानी का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। अगर हम नंदन नीलेकानी के करियर को देखें और उनके नेतृत्व में इस टास्क फोर्स के अलग अलग मेंबर्स को देखें तो किस तरीके से ये स्पेशल टास्क फोर्स बनती हुई नजर आ रही है और क्या इसका महत्वपूर्ण काम होगा? देखिए, निश्चित तौर पर यह जो पावर टास्क फोर्स बनाने की कृत संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, निश्चित तौर पर जो पेपर लीक से जुड़े हुए या शैक्षणिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के मामले में जो भी कार्रवाइयाँ करनी होगी वो ये संस्था करने का काम करेगी। नंदन नीलेकानी बेहद ही तेज तर्रार हम कह सकते हैं कि तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। मैंने उनको कवर भी किया है जब आधार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी यूपीए 2 में, उस वक्त मुझे उनको कवर करने का मौका भी मिला। उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो इस संस्था के वो आधार बनाने वाली जो संस्था थी UIDAI उसके वो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे और राम सेवक शर्मा
जो ट्राई के चेयरमैन बाद में बने वो उसके डीजी थे और मुझे उस दौरान उनको करीब से देखने समझने का मौका मिला। बेहद तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके नेतृत्व में यह जो नई संस्था होगी ये निश्चित तौर पर छात्रों के उन तमाम आशंकाओं को जो है वो दूर करने में मददगार साबित होंगे। और एक जो उसमें सदस्य हैं अमृतलाल मीणा, वो बिहार कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं, बिहार के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और जब रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। वह भी बेहद तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। तो अमृतलाल मीणा और तमाम जो उनकी नंदन नीलकेनी की जो टीम है वो टीम निश्चित तौर पर इस मामले में पूरी संजीदगी बरतने की कोशिश करेगी और आने वाले दिनों में ये पता चल पाएगा कि आखिर जो पावर टास्क फोर्स गठन का जो मसला है उसमें किन किन बिंदुओं को खासा फोकस करने की तैयारी होगी। बहरहाल इसको लेकर लोगों में, छात्रों में खास करके बेहद जो है वो एक उत्साह का वातावरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने और खास करके प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वीडियो संवाद के जरिए छात्रों से कनेक्ट होने की कोशिश की, तमाम जो उनके जो अभियान है भारत सरकार के, उसको अगर हम रेखांकित करने की कोशिश करें तो छात्रों के प्रति जो संजीदगी भारत सरकार ने दिखाई है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिल है जो आज पेश किया जा सकता है और वो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए सरकार ने जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। आज इस बिल पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक का नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ये विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। इस साल मई में सरकार ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त किए गए। लिहाजा इस विधेयक को पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रगान को भी वही गौरव और सम्मान मिले, इसके लिए मोदी सरकार राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है। आज राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा प्रस्तावित है। संशोधित बिल में प्रावधान है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गीत के दौरान किसी भी तरह की बाधा पैदा की गई या उसका अपमान हुआ तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि देश के गौरव से जुड़े 1971 के कानून और नए कानून में क्या फर्क है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। समझते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान पर रोक में अगर वर्तमान जो कि इम्प्लीमेंटेड इफेक्ट में है इस समय 1971 का कानून और 2026 का जो आज प्रस्तावित है उसमें 1971 की बात करें तो संविधान के अपमान पर सजा है, लेकिन 2026 में इस नियम को, इस प्रावधान को सामान्य रखा गया, समान रखा गया। अगर 1971 की बात करें तो राष्ट्रगान जन गण मन संरक्षित है, वहीं ये संरक्षण 2026 के प्रस्तावित बिल में भी जारी रहेगा। जो खास बात है वो है वंदे मातरम का उल्लेख 1971 के कानून में नहीं है, जबकि 2026 का जो प्रस्तावित बिल है उसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया है। तो राष्ट्रगान में बाधा डालना अपराध माना गया है 1971 कानून के तहत, और 2026 का जो प्रस्तावित बिल है उसके तहत अगर हम माने तो उसमें ये प्रावधान नहीं मिलता है। अधिकतम 3 साल की कैद, जुर्माना और या फिर दोनों का 1971 का जो कानून है उसमें प्रावधान है, लेकिन 2026 में इस तरह से प्रावधान नहीं मिलते। लेकिन इसके लिए अब व्यवस्था की जा रही है ताकि जितना सम्मान राष्ट्रगान का है उतना ही सम्मान राष्ट्रगीत के लिए भी किया जा सके। राष्ट्रीय ध्वज को कानूनी संरक्षण 1971 देता है और राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण जो है वो उसे जारी रखा जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, इसे 2026 के बिल में लाया गया है। और राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये जो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं उस पर भी आइए राजेश से ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। राजेश, सबसे पहले मैं जजों की संख्या वाले बिल पर आना चाहूँगी। अगर इसके प्रावधान को देखें, लगातार हम देख रहे हैं कि कोर्ट केसेस लगातार जो है उस पर जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर जजों की संख्या बढ़ाना वर्तमान स्थिति में बहुत ज़रूरी हो गया। ऐसे में 34 से 38 की जो इस संख्या है कितनी महत्वपूर्ण है ये वाला बिल, और इसमें और भी क्या कोई कानूनी प्रावधान है?
तादाद जो है वो बहुत बड़ी है। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो विधेयक है जिसमें जजों की संख्या को बढ़ाने का प्रावधान किया जाना है, यह विधेयक निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। आप देखते हैं कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो मामले हैं उनका निष्पादन बहुत देर से होता है। लिहाजा कई बार अपराधी जो हैं वो छूट जाते हैं, कई बार गवाह जो हैं वो होस्टाइल कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपराधी हैं वो मुक्त भी हो जाते हैं और इतनी बोझिल लंबी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से कई बार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। इस दिशा में कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है गंभीर है और हर हाल में उनकी कोशिश है कि जजों की संख्या को बढ़ाकर जो लंबित लटके पड़े जो मामले हैं उनका निष्पादन किया जा सके ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और निश्चित तौर पर ये विधेयक जो है लिस्टेड है लोकसभा में, लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो है ये सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो जो नीट पेपर लीक से संबंधित जो उसके रोकथाम के लिए जो विधेयक आ रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। तो देखना होगा कि ये विधेयक अगर पेश किया जाता है और सरकार हर हाल में चाहेगी कि इस पर चर्चा शुरू करा लें तो हो सकता है कि उसे इंट्रोड्यूस कर चर्चा। और राजेश, इसके साथ साथ अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी आज विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या राज्यसभा की कार्रवाई भी आज सुचारू रूप से संचालित होने की उम्मीद की जा सकती है? विपक्ष साथ देता हुआ नजर आएगा? देखिए, अब जबकि छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है और विपक्ष अपने वायदे के मुताबिक अगर चाहे तो राज्यसभा का संचालन भी बखूबी कर सकता है, लेकिन अगर वो व्यवधान करने की कोशिश करते हैं या अपने वायदे से मुकरते हैं तो गतिरोध फिर देखने को मिल सकता है। बहरहाल राज्यसभा में जो वंदे मातरम से संबंधित जो विधेयक है उसको शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाकायदा पेश कर दिया है और उस विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा होने और उसे पारित कराने की कोशिश सरकार की निश्चित तौर पर होगी। जो वंदे मातरम जो गीत है उसे राष्ट्रगान की तरह दर्जा दिलाने वाला ये विधेयक होगा और निश्चित तौर पर अपने कई प्रावधानों और कई नई जो पुरानी पेचीदगियां हैं उसको हटाकर इस विधेयक को जब पास कराया जाएगा तो वंदे मातरम को संरक्षण मिलेगा और निश्चित तौर पर भारत का जो झंडा है वह भी मजबूत होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का क्या कुछ रवैया सामने आता है और वो अपने जो वायदे हैं उस पर अगर कायम रहते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बिल्कुल उम्मीद की जा रही है राजेश की संसद के मॉनसून सत्र का ये जो दूसरा हफ्ता है काफी उत्पादक रहे। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। तमाम अपडेट राजेश ये देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।